स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 को और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या 9886999202 पर व्हाट्सएप करके आप इस चैप्टर के नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की और हमारा जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रासायनिक बल गतिकी। तो सबसे पहली बात, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है इसे आपको समझना है, इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो बताइएगा, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं इस वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से कारक है वो मैं आपको चैप्टर को आगे जब अपन कंटिन्यू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब देखिएगा, इस चैप्टर को आगे समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो हमारा इस चैप्टर में अगला टॉपिक है वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, ताक्षणिक अभिक्रियाएं, ताक्षणिक अभिक्रियाएं। देखिएगा, ताक्षणिक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो अति तीव्र गति से संपन्न हो, वे अभिक्रियाएं जो अति तीव्र गति से संपन्न होती है ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिएगा, ताक्षणिक अभिक्रियाओं की क्या परिभाषा मैंने आपको बताई? अति तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बताओ? ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत फास्टली ये क्या होती है? प्रोसीड होती है। इनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है। तो बताओ पूरा होने में कितना समय लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको पूरा होने में 10⁻⁻14 सेकंड से
10⁻16 सेकंड का समय लगता है, मतलब बहुत कम समय है ये, बहुत कम समय में अभिक्रिया क्या हो जाती है पूरी, इसका मतलब बहुत तेज गति से क्या होती है, संपन्न होती है। तो बताओ ताक्षणिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अति तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ताक्षणिक अभिक्रियाएं कहलाती है। इनको पूरा होने में मात्र कितना समय लगता है, 10⁻14 सेकंड से 10⁻16 सेकंड का समय लगता है। और आपको अगली बात याद रखनी है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो प्राय आयनिक प्रकृति की होती है। कैसी होती है, आयनिक प्रकृति की होती है, यानी आयंस के मध्य इस प्रकार की क्या होती है, रिएक्शन टेक प्लेस होती है या संपन्न होती है। जैसे AgNO3 प्लस HCl इज इक्वल टू AgCl प्लस HNO3। ये देखो Ag पे क्या है प्लस, NO3 पे क्या है माइनस, H पे क्या है प्लस, Cl पे क्या है माइनस। तो Ag प्लस को हमने Cl माइनस से कनेक्ट कर दिया और NO3 माइनस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, H प्लस से। तो बताओ आयंस के मध्य क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है आयनिक प्रकृति, वो कैसी होती है, ताक्षणिक अभिक्रिया होती है। और इनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, और वो समय कितना है, 10⁻14 सेकंड से 10⁻16 सेकंड। तो बताओ क्या इस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी में करना संभव है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती है वो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है कि इनका अध्ययन करना, इनके वेग का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी में नहीं किया जाता, इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी में नहीं किया जाता। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है अति मंद गति वाली अभिक्रिया। अति मंद गति वाली अभिक्रियाएं, देखिएगा अति मंद गति वाली अभिक्रिया परिभाषा इस हेडिंग से आपको समझ में आ रही है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कितना लगता है, कई महीने अथवा वर्ष, कई महीने अथवा वर्ष। तो वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में कई महीने अथवा वर्षों का समय लग जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अति मंद गति वाली अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना, इसका एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बताओ क्या इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करना रासायनिक बल गतिकी में संभव है क्या, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करना क्या रासायनिक बल गतिकी में संभव है क्या, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन भी रासायनिक बल गतिकी में नहीं किया जाता। उसके बाद में तीसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं। मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, देखिएगा मध्यम गति वाली अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट अथवा घंटों में पूरी हो जाती है, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी इनको पूरा होने में लगने वाला जो समय है वो कितना है, कुछ मिनट अथवा घंटों का। ये जो अभिक्रियाएं हैं कुछ मिनट अथवा घंटों में क्या हो जाती है पूरी। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी में किया जाता है। तो आपसे पूछ ले मान लो एग्जाम में कि रासायनिक बल गतिकी में किस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो मध्यम गति से संपन्न होती है, जैसे N2 + 3H2 = 2 NH3। और भी अभिक्रियाएं हैं जो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब लेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बता दिया। एक बात और याद रखनी है, जो मध्यम गति वाली अभिक्रिया होती है वो प्राय आणविक प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, आणविक प्रकृति की होती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ताक्षणिक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो अति तीव्र गति से संपन्न होती है और जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है,
ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है और इनको पूरा होने में कितना समय लगता है, 10⁻14 सेकंड से 10⁻16 सेकंड का। और ये प्राय आयनिक प्रकृति की होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया कौन सी बताई, अति मंद गति वाली अभिक्रिया। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पूरा होने में कई महीने अथवा वर्ष का क्या लग जाता है, समय, जैसे लोहे पर जंग लगना। और मध्यम गति वाली अभिक्रिया कौन सी है, वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में कुछ मिनट अथवा घंटों का समय लगता है, वो क्या कहलाती है, मध्यम गति वाली। ये प्राय कैसी प्रकृति की होती है, आणविक, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का क्या होना, निर्माण। और ढेरों सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं जो अपन इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और इन तीनों प्रकारों में से रासायनिक बल गतिकी में मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके बाद में अगला टॉपिक ले रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, देखिएगा सबसे पहली बात, इस वेग को दर भी कहते हैं। वेग को क्या कहते हैं, दर भी कहते हैं। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। मान लीजिएगा हमारे पास कोई अभिक्रिया है जिसमें A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। A क्या है, अभिकारक, और बताओ बच्चों B क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो जब A से B बन रहा है तो ऐसी स्थिति में बताओ A की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और B की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो A की सांद्रता समय के साथ कम होगी और B की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। तो मैंने एक अभिक्रिया ले ली कि A से क्या बन रहा है, B। A क्या है बताओ, अभिकारक, और B क्या है, उत्पाद। तो बताओ जब A B में बदलेगा, A जब B में बदलेगा तो B की सांद्रता धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और A की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। तो जब A की सांद्रता घटेगी और B की सांद्रता बढ़ेगी तो इस संदर्भ में हमें वेग को परिभाषित करना है। तो प्रति इकाई समय में A की सांद्रता में कितनी कमी आई और B की सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई, यही क्या होता है अभिक्रिया का वेग। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक की सांद्रता समय के साथ क्या होती जा रही है, कम। इसका मतलब परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, परिवर्तन आ रहा है। कोई भी चीज़ बढ़ती है या कोई भी चीज़ घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें परिवर्तन आ रहा है। बढ़ती है तो हम कहते हैं धनात्मक परिवर्तन और घटती है तो हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक परिवर्तन। तो ए की सांद्रता समय के साथ कम होती जा रही है और बी की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो ए की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, और बी की सांद्रता में परिवर्तन कैसा आ रहा है, धनात्मक। और ये जो परिवर्तन आ रहा है वो प्रति इकाई समय में कितना परिवर्तन आ रहा है, वही अभिक्रिया का क्या होता है, वेग। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या होगी, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो बताइएगा अभिक्रिया का वेग का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा। अभिक्रिया का वेग होगा बराबर अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन, देखिएगा बच्चों, परिवर्तन को साइंस में डेल्टा के द्वारा शो करते हैं। परिवर्तन को साइंस में किसके द्वारा शो करते हैं? डेल्टा के द्वारा। तो डेल्टा के द्वारा इसको शो करेंगे अभी अपन। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय में परिवर्तन। अब देखिएगा हम इस अभिक्रिया के ऊपर क्या करते हैं? विचार करते हैं। इस अभिक्रिया का हम क्या लिखते हैं? वेग लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया का वेग हम किस प्रकार लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू क्या होगा? मैंने क्या बताया? अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। यानी आप वेग को अभिकारक या उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन से ज्ञात कर सकते हो प्रति इकाई समय में ज्ञात करके। तो अभिकारक कौन है बताओ? ए। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा, ठीक है। सांद्रता को हमेशा बड़े कोष्टक के द्वारा, या इसको मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा शो करते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट यानी सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ये तो हो गया परिवर्तन और ये क्या हो गई? सांद्रता। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप चीज लिखोगे उसकी सांद्रता होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा ए। तो इसका मतलब क्या है कि ए की सांद्रता में परिवर्तन। ए ये हो गई सांद्रता, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, और ये क्या हो गया? परिवर्तन, ठीक है। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बताओ कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा? ए जब बी में बदलेगा तो ए की सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो परिवर्तन कैसा आएगा? ऋणात्मक। आपके पास रुपए कम होते जा रहे हैं तो बताओ रुपयों में परिवर्तन धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन कैसा आ रहा है बताओ? ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या लिखना है बताओ? समय में परिवर्तन। समय को मान लिया टी, तो बताओ समय में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा टी। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के संदर्भ में क्या होगा? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? या लगाया ना। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से भी ज्ञात कर सकते हो और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से भी ज्ञात कर सकते हो। इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के संदर्भ में तो कितना होगा? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और उत्पाद के संदर्भ में कितना होगा बताओ? बी की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन को हमने लिखा डेल्टा से, ये हो गई सांद्रता, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बी। बी की सांद्रता में परिवर्तन बताओ कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये इस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग हो गया माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलिएगा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी। तो बताओ a और b तो क्या है? अभिकारक, और c और d क्या है? उत्पाद, ठीक है। a और b आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? c और d बना रहे हैं। तो जब a और b आपस में क्रिया करके c और d बनाएंगे तो a और b की सांद्रता में समय के साथ क्या आएगा? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कमी होगी कि वृद्धि होगी? कमी होगी। और कमी का मतलब परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक। यानी ए और बी की सांद्रता समय के साथ क्या होती जाएगी? कम, और सी और डी की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सी और डी की सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा वो धनात्मक होगा, और ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक। तो इस अभिक्रिया का वेग मुझे लिखना है, तो वेग बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, सॉरी माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो जितने भी अभिकारक हो अभिक्रिया के अंदर
उनके साथ हमेशा माइनस लगाना है और उत्पाद के साथ हमेशा क्या लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो ये इस अभिक्रिया का क्या हो गया, वेग हो गया। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक अभिक्रिया ली 2A + B = C + 3D, ठीक है। यानी 2 मोल A की क्रिया कर रहे हैं B के 1 मोल से और C का 1 मोल बन रहा है और D के कितने मोल बन रहे हैं, 3। तो बताओ ये दोनों अभिकारक और ये दोनों क्या है, उत्पाद। इससे पहले वाली जो मैंने अभिक्रिया ली उसमें आपने नोट किया होगा कोई गुणांक नहीं थे, यानी अभिकारक के साथ कोई गुणांक नहीं थे, उत्पाद के साथ कोई गुणांक नहीं थे। गुणांक का मतलब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं थे। यहाँ पर देखो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ गई। तो यदि आपको अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के साथ आपको अगर कोफिशिएंट दे रखे हो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या गुणांक दे रखे हो, मोल्स का नंबर दे रखा हो, तो उनको आपको बट्टे में लेना है। किस में लेना है, बट्टे में, डिवाइड में ले लेना है। तो बताओ इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कैसे लिखेंगे। इस 2 को बट्टे में लेना है, 1/2 डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T। बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस = प्लस, इसका गुणांक है नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को लेओगे भी अगर डिवाइड में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉरी, माइनस डेल्टा B डिवाइडेड बाई डेल्टा T = प्लस डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा T = अब बताओ ये जो गुणांक है 3, इसको बट्टे में लेना है, 1/3 प्लस डेल्टा D डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। तो वेग लिखने के लिए यदि गुणांक नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको अभिक्रिया में गुणांक दे रखे हैं तो उनको कहाँ पे लेना है, बट्टे में लेना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, N2 + 3H2 = 2 NH3। इस अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, वेग = माइनस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T = प्लस 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये प्लस नहीं, सॉरी, माइनस आएगा। अभिकारक के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस = प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये हमने अभिक्रिया का वेग लिखना सीख लिया। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको अभिक्रिया का वेग लिखना सिखाया है। कल मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, उसमें मैं आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।